गांव के किनारे टूटी सी झोपड़ी। सुबह की हल्की धूप छप्पर की छेदों से भीतर गिर रही है। बाहर सूखी लकड़ियां टिकी हैं, अंदर मिट्टी का चूल्हा जल रहा है और बुढ़िया पतली खिचड़ी हिला रही है। दूर से घड़े में पानी की हल्की छपकने की आवाज आती है। गांव की आखिरी सिरे पर, जहां कच्ची पगडंडी खेतों से मिलती थी, एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। उसी में एक बूढ़ी माँ और उसका जवान बेटा रहते थे, कम साधनों में मगर एक दूसरे के सहारे। उस सुबह धूप नरम थी, हवा ठंडी थी और चूल्हे पर चढ़ी खिचड़ी इतनी पतली थी कि जैसी घर की तंगी खुद उबलकर कटोरी में उतर आने वाली हो। बस थोड़ा और पक जाए तो आज का नाश्ता भी हो जाएगा। नमक कम है, पर पेट को क्या मालूम नमक कितना है। हे राम, आज लकड़ी भी गीली है, धुआं आंखों में जा रहा है। फिर भी चूल्हा छोड़े तो खाएं क्या। तभी पगडंडी सी लौटता उसका बेटा मोहन दिखाई दिया। कंधे पर बांस, दोनों ओर बंधी मटकी और चाल में थकान के बावजूद जल्दी घर पहुंचने की बेचैनी थी। अम्मा, पानी ले आया। कुएं पर आज बहुत भीड़ थी, 2 बार रस्सी अटक गई, तभी देर हो गई। देर कैसी बेटा, सुबह का काम सुबह ही हो गया, वही बहुत है। रख दे घड़ा, पहले सांस तो ले। तुम फिर बहुत जल्दी उठ गई थी ना। मैं गया तब भी चूल्हा सुलग रहा था। रात को खांसी भी आ रही थी। खांसी से काम थोड़े रुकता है। घर में धुआं हो, गरीबी हो तो खांसी भी परिवार की तरह साथ रहती है। अम्मा, मजाक मत करो, तुम्हारी आवाज बैठी लग रही है। आवाज बैठी है, मैं नहीं बैठी। चल कटोरी निकाल, खिचड़ी उतारती हूँ। आज भी इतनी पतली? हाँ, ताकि 2 लोगों का पेट धोखे में ही सही भर तो जाए। झोपड़ी के अंदर मिट्टी का फर्श, एक कोने में फटा बिस्तर, दूसरे कोने में 2 पीतल के कटोरे। माँ खिचड़ी परोस रही है। मोहन पानी का घड़ा रखकर उसके पास बैठता है और उसके हाथों को गौर से देखता है। मोहन बैठा, पर उसकी नजर कटोरे पर नहीं, माँ के हाथों पर थी। उंगलियों की त्वचा फटी हुई थी, हथेलियों पर पुराने जलने के निशान थे और नाखूनों के पास मिट्टी जमी थी। अम्मा, तुम्हारे हाथ फिर फट गए। कल तो मैंने कहा था राख मत रगड़ा करो। राख ना रगड़ूं तो बर्तन कैसे चमके, और बर्तन ना चमके तो मुझे ही बुरा लगे। बर्तन चमके या ना चमके, तुम्हारे हाथ क्यों टूटे? अरे पगले, हाथ काम से टूटते नहीं, हाथ खाली रहने से टूट जाते हैं। पर ये दरारें देखो, जैसे सूखी जमीन में पड़ती हैं। दर्द नहीं होता? होता है, मगर दर्द को भी आदत पड़ जाती है, जैसे हमें गरीबी की पड़ गई। मुझे नहीं पड़ी। हर बार देखता हूँ तो लगता है मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तू पानी भर लाता है, लकड़ी चुन लाता है, खेत मालिक के यहाँ मजूरी कराता है, और क्या करेगा अकेला। कुछ बड़ा करूंगा अम्मा, ऐसा कि तुम्हें चूल्हे के धुएं में ना बैठना पड़े। बड़े काम बड़े लोग करते हैं बेटा, हम छोटे लोग हैं, हमें छोटा सुख भी संभाल कर रखना चाहिए। कौन कहता है हम छोटे हैं? घर छोटा है, किस्मत छोटी है, पर इरादा तो छोटा नहीं। इरादा अच्छा है, बस उसे जल्दीबाजी मत बना देना। दुनिया सीधी बात से कम चालाकी से ज्यादा चलती है। मैं चालाक नहीं बनना चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों में दवा लगे, राख नहीं। दवा भी लगेगी, आराम भी मिलेगा। तू पहले खा ले, ठंडी खिचड़ी पेट को और उदास कर देती है। तुम पहले खाओ। मैं तेरे साथ ही खाऊंगी, अकेले खाने से रोटी भी रूठ जाती है। मोहन चुप हो गया। उसके भीतर कोई धीमा संकल्प आकार ले रहा था, ऐसा संकल्प जिसे उसने अभी शब्द नहीं दिए थे, पर जो उसकी आंखों में साफ दिखने लगा था। झोपड़ी के बाहर छोटा सा आंगन, टूटी मटकी, रस्सी पर सूखता पुराना कपड़ा, पास से गुजरती पगडंडी। माँ और मोहन कटोरे हाथ में लिए बाहर बैठकर खिचड़ी खा रहे हैं। तभी पड़ोस की औरत जमुना आती है। अरे काकी, सुबह सुबह धुआं तो यहाँ से आसमान तक जा रहा था, सोचा देखती चलूं सब ठीक तो है। ठीक ही है जमुना, धुआं ज्यादा है, दाल कम है, बाकी सब भगवान के भरोसे है। और मोहन, तू कुएं से अभी लौटा? बड़ा थका लग रहा है रे।
हाँ चाची, भीड़ थी। ऊपर से घड़े का कान भी ढीला हो गया था, संभाल कर लाना पड़ा। तुम्हारे घर की हर चीज संभाल कर ही चलती है, घड़ा भी, चूल्हा भी और तुम दोनों भी। जो टूटने के करीब हो वही सबसे संभाल कर रखा जाता है। काकी, आज चौपाल पर कुछ हलचल है। सुबह से लोग पंचायत वाले बरगद के पास जमा हो रहे हैं। किस बात की हलचल? फिर कोई जमीन का झगड़ा हुआ क्या? नहीं रे, इस बार बात कुछ और है। मैंने आधा सुना आधा समझा। कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। बड़ा ऐलान? हमारे गांव में? यहाँ तो बरसों से एक ही ऐलान होता है, मेहनत करो और चुप रहो। नहीं, सच कह रही हूँ। पटवारी भी आया है और बनिए ने अपनी दुकान देर से खोली। इसका मतलब बात मामूली नहीं। किस बारे में होगा? काम के बारे में, कर के बारे में, या किसी मेले की खबर? सुनने में आया है कि शहर से कोई संदेश आया है, कोई इनाम, कोई बुलावा या कोई परीक्षा जैसी बात। परीक्षा? हमारे जैसे लोगों के लिए? हमें तो पेट की परीक्षा ही रोज देनी पड़ती है। चाची, तुमने किससे सुना? नाई के लड़के से। वो सुबह सुबह चौपाल के पास था। बोला मुखिया सबको बुला रहा है। सबको बुला रहा है तो हमें कौन पूछेगा? हम गए भी तो पीछे ही खड़े रहेंगे। पीछे खड़े रहेंगे तो भी सुन तो लेंगे। हाँ, सुन लेना चाहिए। कभी कभी बड़ी खबर गरीब के दरवाजे पर नहीं आती, उसे चलकर पकड़ना पड़ता है। जमुना की बात साधारण थी, पर मोहन के मन में वो गहरे उतर गई, जैसे किसी ने बंद कमरे की छोटी खिड़की खोल दी हो और भीतर नई हवा आ गई हो। झोपड़ी के भीतर वापस माँ बचे हुए बर्तन समेट रही है। मोहन एक पुरानी रस्सी लपेटते हुए सोच में है। बाहर से गांव की दूर दूर की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अम्मा, मैं चौपाल होकर आऊं? बस सुनकर लौट आऊंगा। अभी खेत मालिक के भी यहाँ जाना है तुझे? लेट हुई तो आधी मजदूरी काट लेगा बेटा। चौपाल पहले पड़ती है, मैं रुकूंगा नहीं, बस खबर सुनूंगा और सीधा काम पर निकल जाऊंगा। बेटा, खबरें अक्सर उम्मीद जगाती हैं और उम्मीद अगर टूटे तो दिन भर हाथ भारी रहते हैं। उम्मीद ना हो तो हाथ चलते भी नहीं अम्मा। मैं हर रोज वही काम करता हूँ, पर मन कहता है कहीं कोई और रास्ता भी होगा। रास्ते होते हैं, पर हर रास्ता अपना नहीं होता। कई राहें दूर से आसान लगती हैं, पास जाकर कांटे दिखाती हैं। कांटे से डरकर चलना छोड़ दें क्या? देखो ना, तुम्हारे हाथों में कांटे नहीं, फिर भी दर्द भरा है। तू बात ऐसी करता है कि मैं मना भी नहीं कर पाती। मना मत करो, बस आशीर्वाद दे दो कि जो सुनूं उसे समझ भी पाऊं। भगवान तुझे सीधी बुद्धि दे, लालच से बचाए और मेहनत का रास्ता ना छूटे। और तुम्हारे लिए? मेरे लिए बस इतना कि शाम को सही सलामत लौट आना। बाकी सुख बाद में भी मिल सकता है। मैं लौटूंगा, और एक दिन खाली हाथ नहीं लौटूंगा। बड़े वचन धीरे बोलते हैं मोहन, दीवारें भी सुनती हैं। तो दीवारें सुन ले, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। जिंदगी बदलने से पहले दिन बदल। आज का दिन ईमान से काट ले, कल अपना रंग खुद दिखाएगा। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में दुआ भी थी, डर भी था और एक ऐसी थकी हुई आशा भी जो बहुत बार टूटी थी, फिर भी मरने को तैयार नहीं थी। गांव की पगडंडी से चौपाल की ओर जाता रास्ता, एक ओर खेत, दूसरी ओर बबूल के पेड़, आगे बरगद के नीचे भीड़ की हल्की गूंज। मोहन तेज कदमों से बढ़ता है। चौपाल के पास उसका मित्र रघु मिलता है। अरे मोहन, तू भी आ रहा है? मैंने सोचा था तू सीधे मजूरी पर निकल गया होगा। नहीं, पहले यहाँ की खबर सुन लूं। तू बता, क्या मामला है? पूरा तो मुझे भी नहीं पता, पर मुखिया के पास शहर से मोहर लगा कागज आया है। सब उसी की चर्चा कर रहे हैं। मोहर लगा कागज? किस नाम का? कहते हैं राजनगर में कोई बड़ा आयोजन होने वाला है। गांव से कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। बुलाया जाएगा? किस लिए? कोई हुनर दिखाने, कोई काम लेने, या शायद किसी खोज के लिए। बातें सब अलग अलग हैं। अगर काम का मौका हुआ तो मैं जाऊंगा, चाहे जितनी दूर हो। पहले सुन तो ले,
वहां बड़े लोग होंगे, सिफारिश होगी, पैसे लगेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। पैसे नहीं है ये मुझे पता है, पर हाथ खाली नहीं है, मेहनत तो है। तेरी यही बात अच्छी लगती है, पर दुनिया मेहनत को देर से पहचानती है। देर से सही, कभी तो पहचानती है। बरगद के नीचे भीड़ बढ़ती जा रही थी। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सबकी निगाहें मुखिया के हाथ में पकड़े मुड़े हुए कागज पर टिकी थी। हवा में अटकती फुसफुसाहटें किसी आने वाले मोड़ का संकेत दे रही थी। सुनो सब लोग, शहर राजनगर से संदेश आया है। ये बात पूरे गांव से जुड़ी है, इसलिए ध्यान से सुनो। जोर से पढ़ो मुखिया जी, पीछे तक आवाज नहीं आ रही। राजनगर के दरबार की ओर से घोषणा है, अगले पूर्णिमा मेले में आसपास के गांवों से मेहनती, ईमानदार और योग्य युवाओं को बुलाया जाएगा। अरे ये तो सच में बड़ा मौका है। आगे क्या लिखा है? चुने गए लोगों को काम, इनाम और रहने की व्यवस्था तक मिल सकती है, पर पहले उनकी परीक्षा होगी, हुनर, बुद्धि और चरित्र की। चरित्र की परीक्षा? ये कैसी परीक्षा हुई? बाकी बात कल सुबह विस्तार से बताई जाएगी। आज सिर्फ नाम लिखे जाएंगे जो जाना चाहते हो। मोहन, तेरे लिए ही जैसे खबर आई है। शायद ये वही दरवाजा है जिसकी आहट मैं इतने दिनों से सुन रहा था। मोहन की आंखों के सामने माँ के फटे हाथ, धुएं से भरी झोपड़ी और पतली खिचड़ी का कटोरा एक साथ तैर उठे। उसने भीड़ के बीच एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ने को कदम उठाया। मेरा नाम लिख लीजिए, मोहन, बुढ़िया सीता का बेटा, गांव के किनारे वाली झोपड़ी से। मुखिया ने सिर उठाकर उसे देखा। एक पल को जैसे चौपाल की आवाज थम गई और उसी पल भीड़ के पीछे खड़ा एक अनजान आदमी मोहन को ध्यान से देखने लगा। गांव के किनारे वाली झोपड़ी, तो ये वही लड़का है। मोहन ने वो धीमी आवाज नहीं सुनी, पर हवा ने जैसे उसके लिए एक नया पन्ना खोल दिया था और उस पन्ने पर पहली पंक्ति अभी अभी लिखी गई थी। मुखिया के सामने नाम लिखवाने के तुरंत बाद मोहन थोड़ा किनारे होता है। भीड़ अभी भी बिखरी नहीं है। पीछे खड़ा अनजान आदमी उसे देख रहा है और पुराने दबंग उम्मीदवारों के चेहरे सख्त हो गए हैं। नाम दर्ज होते ही चौपाल की हवा बदल गई। कुछ लोग हैरानी से मोहन को देखने लगे, कुछ मुस्कुराए और कुछ चेहरों पर खुली नाराजगी उतर आई। मोहन ने डर महसूस किया, पर उसने अपने हाथ की पुरानी कॉपी और कसकर पकड़ ली। अरे लड़के, नाम लिखवा देने से कोई नेता नहीं बन जाता। अभी भी समझ ले, चुपचाप घर जा। घर तो रोज जाता हूँ काका, लेकिन गांव की दिक्कतें भी रोज मेरे साथ घर जाती हैं। आज बस उन्हें बोलने आया हूँ। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। यहाँ बड़े बड़े लोग खड़े हैं, पहले उनसे पूछ कर बोल। मैं किसी की बेइज्जती करने नहीं आया, मैं बस वही कहूंगा जो सब लोग सालों से झेल रहे हैं। हिम्मत तो है इसमें, देखना होगा बात में दम भी है या नहीं। अरे बोलने दो ना, लड़का खड़ा हुआ है तो कुछ सोचकर ही हुआ होगा। हाँ, सुन लेते हैं, सुनने में क्या जाता है। झूठ होगा तो यहीं पकड़ में आ जाएगा। मोहन ने चौपाल के पास खड़े लोगों की तरफ देखा। उसे लगा जैसे पहली बार उसे सिर्फ गरीब लड़के की तरह नहीं, बल्कि बोलने वाले इंसान की तरह देखा जा रहा है। उसने धीरे से अपनी कॉपी खोली। मैं अभी यहीं सबके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। जो गलत लगे रोक देना, जो सही लगे याद रखना। पढ़ ले, बाद में रोता मत फिरना। डर तो मुझे भी लगता है, पर डर से नाली साफ नहीं होती, कुएं में पानी नहीं भरता और स्कूल की छत नहीं टिकती। सही बात है, पहले सुनो। चौपाल के बगल में पीपल के नीचे छोटा घेरा बन गया है। मोहन कॉपी हाथ में लेकर खड़ा है। गांव के आदमी, औरतें और कुछ बच्चे भी पास आ गए हैं। दबंग उम्मीदवार थोड़ी दूरी पर खड़े सब सुन रहे हैं। मोहन की कॉपी नई नहीं थी, किनारे मुड़े हुए थे, कुछ पन्नों पर दाग थे, मगर हर पन्ने पर साफ लिखावट थी। ये किसी दिखावे की सूची नहीं, रोज देखी गई तकलीफों का हिसाब था। पहली बात, नाली। चौपाल से लेकर हमारे टोले तक 3 जगह नाली टूटी है। बरसात में गंदा पानी घरों के सामने भर जाता है। बिल्कुल भर जाता है।
पिछले महीने मेरे छोटे वाले को उसी पानी से बुखार हो गया था। मैंने लिखा है, पहली टूटन बनिए की दुकान के पीछे, दूसरी मंदिर वाले मोड़ पर और तीसरी हमारे टोले के पास जहां पानी रुककर बदबू करता है। अरे ये तो सही जगह बता रहा है, ऐसे ही है सब। दूसरी बात, कुआं। पुराना कुआं आधा धंस गया है, रस्सी घिसी है, जगट टूट रही है और पानी नीचे जा रहा है। औरतों को सुबह सुबह लंबी लाइन लगानी पड़ती है। सही कह रहा है, 2 बार बाल्टी फिसल कर गई है। डर लगता है बच्चों को पास भेजने में। तीसरी बात, स्कूल। मास्टर जी आते हैं ये ठीक है, लेकिन बरामदे की छत टपकती है, 2 खिड़कियां टूटी हैं और बच्चों के बैठने की चटाइयां फट गई हैं। हाँ, बारिश में हमें कोने में सिमट कर बैठना पड़ता है। मैंने ये भी लिखा है कि पिछले महीने 3 दिन पढ़ाई बाहर नीम के नीचे हुई थी। धूप तेज थी, फिर भी बच्चे बैठे रहे। अरे इसने तो तारीख तक लिखी होगी शायद। तारीख भी लिखी है और किसने बताया वो भी, ताकि बाद में कोई कहे नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूं। भीड़ में हलचल हुई, मगर इस बार वो हंसी या तंज की नहीं थी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें पहली बार समझ आया कि ये लड़का शिकायत नहीं, सबूत लेकर खड़ा है। सब लिख लेने से काम नहीं होता, काम कराने के लिए पहुंच चाहिए, समझे? पहुंच बाद में बनेगी, पहली नीयत साफ होनी चाहिए। गांव का दर्द जानना भी काम का पहला हिस्सा है। स्कूल की बात और बोल, मेरी लड़की भी वहीं पढ़ती है। मैंने मास्टर जी से भी पूछा था, उन्होंने कहा ऊपर खबर गई थी पर जवाब नहीं आया। अगर गांव साथ दी तो हम फिर से लिखित मांग भेजेंगे। और नाली, उसका क्या? नाली की सफाई के लिए पहले रास्ता साफ करना होगा। जहां जहां मिट्टी और कूड़ा जमा है उसका नक्शा मैंने बनाया है। वही घेरा अब और घना हो गया है। कुछ लोग मोहन की कॉपी देखने आगे बढ़ते हैं। दबंग उम्मीदवारों को ये बदलता माहौल खटक रहा है। अनजान आदमी अभी भी चुपचाप सब देख रहा है। चौपाल की बातचीत अब तमाशा नहीं रही थी, वो धीरे धीरे गांव के अपने हिसाब किताब में बदल रही थी। यही बात पुराने दबंगों को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। बहुत हो गया, तू खुद को बड़ा होशियार समझ रहा है। गांव की समस्या सबको पता है, इसमें नया क्या है? नया ये है कि सबको पता होते हुए भी कोई साफ साफ बोलता नहीं, और बोलता है तो अगले दिन चुप करा दिया जाता है। बात कड़वी है पर झूठ नहीं है। चुप रहो तुम लोग। ये लड़का आज बोल रहा है, कल भाग जाएगा, तब कौन देखेगा? मैं भागने वालों ने नहीं हूं। मेरा घर यहीं है, मेरी माँ यहीं है, मेरी भूख भी यहीं की है और उम्मीद भी। देखो, ये बात दिल से निकली है। दिल से गांव नहीं चलता लड़के। ताकत चाहिए, आदमी चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, लेकिन बिना सच के ताकत, बिना हिसाब के पैसा और बिना भरोसे के आदमी किस काम के? अगर लोग तेरे साथ खड़े हुए तो तू करेगा क्या? सिर्फ बातें? नहीं, पहले लिखित सूची सबके सामने टांगूंगा, फिर हर मोहल्ले से 2 लोग लेकर काम की निगरानी करूंगा। जो वादा होगा वही लिखा जाएगा। ये बात तो किसी ने पहले नहीं कही। और एक बात और, मैं अकेला फैसला नहीं करूंगा। कुएं, नाली और स्कूल तीनों पर गांव की खुली बैठक होगी। मतलब औरतें भी बोलेंगी? जरूर बोलेंगी। पानी सबसे पहले कौन ढोता है? बच्चे स्कूल किसके भरोसे जाते हैं? जिन पर असर पड़ता है उनकी आवाज पहले सुनी जाएगी। कुछ औरतों के चेहरे पर पहली बार खुली सहमति दिखी। बच्चों ने भी एक दूसरे को देखा। मोहन की आवाज अब कांप नहीं रही थी, पर इसी मजबूती के साथ खतरा भी साफ होने लगा था। बहुत ऊंचा उड़ रहा है तू, संभल कर चल। गांव की राहें सीधी नहीं होती। राह सीधी ना हो तो उसे सीधा करने की कोशिश करनी चाहिए। आंख बंद करके टेढ़ापन मान लेना तो और खराब है। सूरज ढलने लगा है। चौपाल से लोग धीरे धीरे छंट रहे हैं, पर एक छोटा समूह अभी भी मोहन के आसपास है। माहौल में समर्थन भी है और दबा हुआ तनाव भी। दिन ढल रहा था, मगर चौपाल की बात खत्म नहीं हुई थी। मोहन ने जितना कहा था उससे ज्यादा लोगों के मन में जग गया था।
इसी जागी हुई बात से कुछ लोग खुश थे और कुछ बेचैन। मोहन, कल अगर तू फिर बोले तो मैं भी अपने टोले के लोगों को लाऊंगा। मैं स्कूल वाली बात पर और औरतों से बात करूंगी। बच्चों की पढ़ाई अब ऐसे नहीं चलेगी। बस इतना ही चाहिए, लोग अपनी बात खुद कहें। मैं अकेला नहीं, सबके साथ खड़ा रहूंगा। तेरी कॉपी मुझे दिखा। देख लीजिए, इसमें जो लिखा है सब गांव से ही सुना और देखा है। अनजान आदमी ने कॉपी के पन्ने पलटे। उसकी आंखें कुछ खास नामों और निशानों पर ठहर गईं, जैसे वो सिर्फ बातें नहीं, मोहन की समझ और इरादे को परख रहा हो। लिखावट साफ है, जगहें ठीक लिखी हैं, पर ये बता, तूने ये सब अकेले कब कब देखा? काम के बाद, पानी भरते समय, स्कूल जाते बच्चों से पूछकर, और रात को माँ के सो जाने के बाद लिखता रहा। तो तूने मेहनत की है। मेहनत बहुत लोग करते हैं, इससे कोई कुर्सी नहीं मिलती। कुर्सी मिले ना मिले, गांव की हालत सबके सामने आनी चाहिए। अगर मैं हार भी गया तो कम से कम चुप नहीं रहूंगा। अगर सच में चुप नहीं रहेगा तो आज रात संभल कर रहना। जिन बातों को तूने खोला है वे कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगी। आप कौन हैं? अभी नाम से ज्यादा बात जरूरी है। तेरी कॉपी अब सिर्फ कॉपी नहीं रही, ये कुछ लोगों के लिए खतरा बन गई है। मोहन का हाथ अनायास कॉपी पर कस गया। चौपाल के किनारे खड़े दबंग उम्मीदवारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुड़ गए। हवा अचानक ठंडी लगी। अकेले मत जाना। नहीं, मैं संभल कर जाऊंगा। संभल कर नहीं, समझ कर जाना, क्योंकि अगर ये कॉपी आज रात गायब हुई तो कल तेरी आवाज को झूठा साबित करना आसान हो जाएगा। मोहन ने सिर उठाया। सामने अंधेरा गहराने लगा था और उसके हाथ में पकड़ी कॉपी अचानक पहले से कहीं ज्यादा भारी लगने लगी। तिमाही चौपाल के पीछे की गली से किसी के 30 कदमों की आवाज आई। मोहन, कौन है वहां? कदम रुक गए। एक पल की खामोशी छाई। फिर अंधेरी से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, कॉपी बचानी है तो अभी मेरे साथ चल। वही अंधेरी गली, चौपाल के पीछे। पिछले पल की फुसफुसाहट के तुरंत बाद मोहन कॉपी सीने से लगाए खड़ा है। सामने छाया से एक परिचित चेहरा उभरता है। दूर चौपाल की तरफ से गिनती पूरी होने की बेचैन आवाजें आ रही हैं। मोहन ने सांस रोककर अंधेरे में देखा। छाया से निकला आदमी कोई बाहरी नहीं, गांव का पुराना स्कूल मास्टर हरि नारायण था, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था। मास्टर जी, आपने डराया क्यों? डराने नहीं आया, बचाने आया हूं। कॉपी अभी तेरे हाथ में रहेगी, लेकिन अकेले नहीं। चल सीधे चौपाल चलते हैं। वहां सबके सामने? हाँ, अभी। सच छिपाकर नहीं, दिखाकर बचता है। मोहन ने कॉपी और कस ली। दोनों तेज कदमों से गली पार कर रोशनी की तरफ बढ़े। चौपाल अब बिल्कुल सामने था, जहां आखिरी गिनती खत्म होने वाली थी। अगर उन्होंने फिर धमकाया तो? आज धमकी नहीं चलेगी, आज पूरे गांव के सामने हिसाब होगा। ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चौपाल के बीच खाट, लालटेन, गिनती की पर्चियां और गांव वाले गोल घेरा बनाकर खड़े हैं। माहौल तना हुआ है। मोहन और मास्टर जी भीड़ चीरते हुए आगे आते हैं। जैसे ही मोहन चौपाल में पहुंचा, कई निगाहें उसकी कॉपी पर टिक गईं। दबंग उम्मीदवारों के चेहरे सख्त थे और गिनती करने वाला लिपिक आखिरी पर्ची हाथ में लिए। और इस तरह चौपाल की वो आखिरी लालटेन भी बुझ गई। लेकिन गांव के दिल में उम्मीद का एक ऐसा दिया जल चुका था जो अब कभी नहीं बुझने वाला था। मोहन की उस छोटी सी कॉपी ने सिर्फ सच को नहीं बचाया, बल्कि पूरे गांव को डर की जंजीरों से आजाद कर दिया। सत्ता की कुर्सी भले ही किसी के भी पास जाए, पर असली जीत आज उस आम इंसान की हुई थी, जिसने सच बोलने के लिए अपना सिर उठाना सीख लिया था।